हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हैंडली पासपोर्ट सूचकांक 2021 इम्पॉर्टेंट है। यह सूचकांक ये दिखाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है। बिना वीज़ा के आप कितने देशों में जा सकते हैं। बिना वीज़ा के यदि आप बहुत ज़्यादा देशों में जा सकते हैं तो आपका पासपोर्ट मजबूत माना जाएगा। तो 21 के बारे में याद रखना। भारत को अभी 90वां स्थान मिला, रैंक 90th है। इस सूचकांक में पहला स्थान हम लोग सिंगापुर का हमेशा पढ़ते रहते हैं। इस बार सिंगापुर के साथ जापान भी आ गया। जापान और सिंगापुर की रैंक पहली है। इसका मतलब है कि सिंगापुर और जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या लगा, यूएसए इस साल की सूची में शीर्ष पर है। बिल्कुल गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। 32 देखिए, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जैन धर्म के बारे में आपको पता है कि जैन धर्म में 24 लीडर हुए। लीडर यानी तीर्थंकर। पहले लीडर जो हुए वो ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर साहब थे। पहला स्टेटमेंट पढ़िए। जैन धर्म में 3 सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। इन 3 रत्नों को आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के नाम से जानते हैं। सम्यक का मतलब सही होता है, सही। सम्यक दर्शन यानी बिलीफ सिस्टम। तो यहाँ पे पहला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन दोनों धर्मों का जो बिलीफ सिस्टम है, प्रैक्टिसेस है, इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। इनकी काउंसिल्स के बारे में पूछा जाता है। आप बहुत काउंसिल्स के बारे में पढ़ते रहते हैं। जैन काउंसिल्स भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट पढ़िए। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 सेक्ट हैं, संप्रदाय हैं। बिल्कुल सही है। श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर ये नग्न अवस्था में रहते हैं। दिगंबर सेक्ट आकाश को, स्काई को ही अपने वस्त्र के रूप में मानते हैं। ठीक है, हो जाएगा। महावीर साहब और बौद्ध साहब लगभग समकालीन थे, एक ही समय काल के थे। जैसे महावीर साहब का जन्म कब हुआ था, 599 BC बताया जाता है और महात्मा बुद्ध साहब का 563 BC बताया जाता है। महावीर साहब गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते थे, ईश्वर नहीं है ऐसा मानते थे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर। चलिए 33 देखिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर याद रखना 1765। 1765 के एक साल पहले जाइए 1764 में। 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों को जितना नुकसान हुआ था वो सारी वसूली कर ली उन्होंने इलाहाबाद की संधि से। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद में 2 संधि की। पहली संधि अवध के नवाब के साथ की और दूसरी संधि जो मुगल एम्परर थे, मुगल शासक थे, शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब को रबर स्टैंप बना दिया गया। रबर स्टैंप यानी ये अंग्रेज़ों के लिए एक बफर जोन की तरह काम करने लगा। अवध क्या था, बफर जोन हो गया। आर्थिक रूप से जितना नुकसान हुआ था इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, वो पैसा तो वसूली लिया, उसके साथ साथ ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। तो पैसे की वसूली भी कर ली और आगे भी हम भारतीय जनता से पैसा कमाते रहें, इसकी भी जुगाड़ कर ली रॉबर्ट क्लाइव ने। ये आगे भी पैसे की जुगाड़ से मतलब इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से एग्रीमेंट करवाया कि हमें दीवानी राइट भी दीजिए, टैक्स लगाने का अधिकार दीजिए, कर लगाने का अधिकार दीजिए। तब आप लोग फैक्चुअल में पढ़ते होंगे कि शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान इश्यू किया था और उस फरमान में क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट थे, दीवानी राइट दे दिए गए। अब अंग्रेज़ इन 3 राज्यों से टैक्स वसूल सकते थे, तो आगे भी पैसा बनता रहे, इसकी भी जुगाड़ कर ली। अब देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल डोमिनेंस इनका स्थापित हो रहा है अंग्रेज़ों का। इसलिए कई बार मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा गया कि बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों का पॉलिटिकल डोमिनेंस स्थापित कर दिया था। तो आप ये सब देख रहे हैं। इसके बाद देखिए मैंगलोर की संधि 1784। अंग्रेज और टीपू सुल्तान, ये निर्णायक वॉर था। आप लोग एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ते हैं, ये सेकंड वाला था, द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर सेकंड। ये युद्ध निर्णायक था, इसका कुछ भी रिजल्टेंट नहीं निकला। दोनों पार्टी युद्ध करते करते थक गए और अंत में शांति के लिए समझौता कर लिया, मैंगलोर की संधि कर ली। और इस संधि में ये बात थी कि आपने जो क्षेत्र हमारा कब्जे है वो आप हमें दे दीजिए और हमने जो आपके कब्जे हैं वो हम आपको दे देते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए हैं टोटल, 4 युद्ध लड़े गए हैं। तो दूसरा एंग्लो वॉर आपने मैंगलोर की संधि से ख़त्म करवा दिया। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर श्रीरंगपट्टनम की संधि से ख़त्म होता है 1792 में। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर 1799। ये डेट याद रखना, ये सन याद रखना। इस वॉर में टीपू सुल्तान मर जाता है। लास्ट है अमृतसर की संधि 1838, राजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के मध्य हुई। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखा है, अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी मिला लेना, हो जाएगा। चलिए 34 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी पूछा है। आसान सा क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक।
टाइम बताएंगे? 1206 से 1210 तक 4 साल इन्होंने शासन किया। ये स्लेब थे, गुलाम थे, किसके? मोहम्मद गौरी के। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोला जाता है, याद रखना, मामलुक वंश। इसका एक और नाम है इलवारी, इलवारी वंश भी इसको बोला जाता है। इल्तुतमिश इलवारी जनजाति का सदस्य था, इसलिए गुलाम वंश को इलवारी वंश भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस आपसे पूछता रहता है। दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टी हुई, स्लेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, इनका टाइम फ्रेम याद रखें, एटलीस्ट मोटा मोटा बता रहा है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किस दिल्ली सल्तनत का था। तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पे 92 साल जो दिख रहा है तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी का कार्यकाल सबसे बड़ा था। एक फैक्ट आपको याद रखना है, तुगलक डायनेस्टी रीन सबसे बड़ा। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका था। तो आपको यहाँ पे 30 साल दिख रहा है खिलजी वंश का। तो आपको यहाँ पे याद रखना है खिलजी डायनेस्टी का टाइमलाइन सबसे कम था। ये 2 फैक्ट आप लोग याद रखें। लोधी डायनेस्टी एंड हो गया 1526 में, और 1526 कौन एंट्री मार जाता है? बाबर। वो पढ़ते रहते हैं आप, 1526 से 1530, यानी यहाँ से मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ गया? गुलाम वंश का संस्थापक, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए 35 देखिए। 35 में पूछा गया है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में बताना है। कौन सा गलत है ये देखना है, पहले सही देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज, यानी स्थल पर जो पानी का स्टोरेज है, स्थलीय जल संग्रहण। स्थलीय जल संग्रहण यानी यही जो आप लोग ताल तलैया, झीलें, सागर महासागर जो देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सभी जो वाटर बॉडीज़ हैं, इन सभी वाटर बॉडीज़ का जो वाटर लेवल है, जल स्तर है, वो हर साल 1 सेंटीमीटर गिर रहा है, 1 सेंटीमीटर की कमी आ रही है। तो ये सब तो हो गई, क्लाइमेट चौपट हो रहा है तो ये सब भी तो चौपट होगा। दुनिया भर में नैरेटिव तो बहुत चल रहे हैं, सेव वाटर, सेव सॉइल, सेव ट्रीज, सेव एनवायरनमेंट, सेव क्लाइमेट, सेव अर्थ। अब तो यहाँ तक की भी बात होने लगी कि यूनिवर्स को ही सेव कर लो। इंसान खुद तो सेव नहीं कर पा रहे खुद को, तो इन सभी को बचाने की कवायद तो दुनिया भर में चल रही है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, व्यक्तिगत स्तर पे देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। अगर हम लोग खुद से ही प्रश्न करें कि हम लोगों ने अभी तक की लाइफ में कितने पेड़ लगाएं, तो इसका उत्तर आप और हम जान ही रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं। पहला पॉइंट है स्थलीय जल संग्रहण, यानी इन फोकसेस ऑन टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है भारत में जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है। वो तो है ही, एक चीज़ लिमिटेड है, दूसरी चीज़ अनलिमिटेड हो रही है, तो रिसोर्स पर प्रेशर तो पड़ेगा ही। तीसरा पॉइंट है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में सबसे बड़ा स्थलीय जल नुकसान हुआ है। ये भी करेक्ट है, जहाँ पे आइसबर्ग होंगे वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होगा। चौथा पॉइंट है इस रिपोर्ट को UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो संस्था है। तो ये पॉइंट गलत है। इस रिपोर्ट को WMO जारी करता है, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम संगठन। हेडक्वार्टर बताएंगे इसका? हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। हो जाएगा। यहाँ पे गलत पूछा था तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें 36 देखिए। हाल ही में निम्नलिखित ब्रिक्स देशों में कौन सा हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल हो गया है? ये क्या चीज़ है? ब्रिक्स तो आप लोग जान ही रहे हैं, 5 देशों का संगठन, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। देख रहे हैं, हर कोई नेचर की बात कर रहा है, हर कोई पीपल की बात कर रहा है, लेकिन जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। इन रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि सिर्फ दुनिया भर की सरकारें बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं, सभी को इंडिविजुअल स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो पहले संगठन के बारे में जान लीजिए। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसको कोस्टारिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने लॉन्च किया। फाउंडिंग मेंबर यही लोग हैं। तो अभी हाल ही में भारत इसका मेंबर हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत शामिल हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 देखिए, मैचिंग कराना है। मुनिया गुप्त जासूस, बरीद को खुफिया अधिकारी बोला जाता था। सहनाई मंडी बाजार का जो अधीक्षक होता था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ मार्केट। सराय अदल कपड़ा और किराना बाजार। ये सही मैच है सारे। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेना और रिकॉल कर लेना। यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 देखिए। 38 में क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के संभावित कारण पूछा है। कारण तो एक ही है,
सामान्य भाषा में अगर बात करें तो भारतीयों की अंग्रेज़ों को झेलने की क्षमता खत्म हो गई थी। बहुत हो गया था। अंग्रेज़ों ने क्रिप्स मिशन में जो आश्वासन दिया था वो सब तो कुछ हुआ नहीं था। भारतीयों से पूछे बिना सब कुछ खुद ही कर ले रहे हो। तो यहाँ से अंग्रेज़ों के रवैये के बारे में पता चला हम लोगों को। रवैया तो बहुत पहले से पता था, लेकिन यहाँ पे भी सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि अभी भी अंग्रेज़ भारतीयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट सही है, क्रिप्स मिशन की विफलता एक कारण रहा था। यहाँ पे एक शब्द लिखा है, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। यही बहुत एग्रेसिव पॉलिसी हुआ करती थी, डिफेंस स्ट्रेटजी हुआ करती थी। वर्ल्ड वार सेकंड में भी इस पॉलिसी का यूज किया गया था। जर्मनी यूज करता था, सोवियत यूनियन के खिलाफ यूज किया था। यह एक ऐसी एग्रेसिव पॉलिसी है जिसमें सब कुछ तबाह कर दिया जाता है। मिलिट्री टारगेट्स खत्म कर दिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ खत्म कर दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिए जाते हैं, सिविल प्रॉपर्टी, सब कुछ। यानी एक तरह से फुल फ्लैश वॉर की तरह होता है। तो ठीक है, ये पॉइंट भी करेक्ट लिखा है। भारतीयों में डर था कि संभावित जापानी आक्रमण पर अंग्रेज स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी का पालन करेंगे। लड़ाई भली अंग्रेजों की जापानियों से होगी, लेकिन नुकसान किसका होगा उसमें? युद्ध तो यहाँ पे लड़ा जाएगा ना इंडिया में, तो चौपट तो हम लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया? चलिए 39 देखिए। इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में बताना है। आज़ाद हिंद फौज को बोला जाता है इंडियन नेशनल आर्मी। प्रिजनर ऑफ वॉर समझते हैं ना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इसका मतलब होता है युद्ध बंधक। जब एक सेना के सदस्य दूसरी सेना के सदस्यों के द्वारा बंधक बना लिए जाते हैं तो उसे प्रिजनर ऑफ वॉर बोलते हैं। नहीं, लड़ते लड़ते पकड़े गए और उनको मारा नहीं गया, बस पकड़ लिया। पहला पॉइंट पढ़िए, यह भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी। बिल्कुल करेक्ट है। जापान के अंदर जो भारतीय युद्धबंदी थे, इन युद्धबंदियों को जापान ने मोहन सिंह को सौंप दिया था। यानी ये युद्धबंदी अब आज़ाद हो गए थे। इन्हीं युद्धबंदियों की सेना जो है वो आज आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानी जाती है। दूसरा पॉइंट है, INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। करेक्ट है। पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा भी सही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए 40 आसान सा क्वेश्चन है। अजय वारियर एक्सरसाइज के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम। तो पहला फैक्ट ये याद रखें कि भारत और UK के बीच की एक एक्सरसाइज है, उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। UK के साथ और भी एक्सरसाइज हैं, उनको भी याद रखें। कोंकण एक्सरसाइज भी UK और भारत के बीच की है। दूसरी आपको यहाँ पे एक्सरसाइज याद रखना है, इंद्रधनुष। ठीक है। 41 देखिए, साहित्य में 2021 का नोबेल प्राइज़ किसे प्रदान किया गया? यहाँ पे देखिए, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2021 अब्दुल रज़ाक गुरना। इन्होंने उपनिवेशवाद के इफेक्ट और रिफ्यूजीज़ के फेट व भाग्य पे लिखा है। ये जांजिबार आइलैंड के रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये द्वीप लॉन्ग के लिए जाना जाता है। लॉन्ग, आपने मैपिंग किया होगा तो आपको पता होगा, ये तंजानिया का आइलैंड है। पूछ ले कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं तो तंजानिया हो जाएगा। तो ठीक है, हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक साहब नोबलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिए, यहाँ पे बौद्ध काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि 4 बौद्ध काउंसिल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी हुई, वो उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। महात्मा बुद्ध साहब का जन्म कब हुआ था? हम लोग 563 BC पढ़ते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। और पहली मीटिंग आप देखेंगे तो 483 में ही हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही इन काउंसिल्स की शुरुआत हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से पहले थोड़ी ना काउंसिल की ज़रूरत थी। ये तो जहाँ पर भी बैठ जाते थे वहीं काउंसिल हो जाती थी। हम लोग यहाँ तक एक बात समझ गए कि इनकी मृत्यु के बाद ही काउंसिल्स का होना शुरू हुआ। इन्होंने अपना जीवन 80 साल तक जिया। 80 साल के जीवन में इन्होंने जितना भी समाज को सिखाया, ज्ञान दिया, इनके जो प्रिंसिपल्स रहे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके इसी ज्ञान और प्रिंसिपल्स को लेके मॉन्क्स में, भिक्षुओं में घमासान मच गया। कुछ मॉन्क्स ने बोला, कुछ भिक्षुओं ने कहा कि ये वाला ज्ञान सही था। कुछ ने बोला कि महात्मा बुद्ध साहब का ये वाला ज्ञान सही था। कुछ भिक्षु बोलते थे ऐसा नहीं, वो कुछ और बोल के गए थे। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि महात्मा बुद्ध साहब की जो सीख थी, जो ज्ञान था, उसी फिलॉसफी में, उसी दर्शन में एक खाई बनने लगी, एक दरार बनने लगी। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया कि पहले भैया जो भी बोल के गए थे वो पहले लिख लो, एक जगह संकलित कर लो, संकलन कर लो। फिर लिखने के बाद भी बहुत सारी समस्या हुई। कुछ भिक्षु उसको भी मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी शाखाएँ हो गई थी, बहुत सारी शाखाएँ बढ़ गई थी। हीनयान शाखा अलग हो गई थी, महायान शाखा अलग हो गई थी, क्योंकि दोनों लोगों के बिलीफ सिस्टम अलग अलग हो गए थे। महात्मा बुद्ध साहब का जो ज्ञान था, प्रिंसिपल्स थे, इन्हीं को संकलन करने के लिए ये सब मीटिंग्स हुई, काउंसिल्स हुई। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। पहली बौद्ध काउंसिल 483 BC में, सेकंड बौद्ध काउंसिल 383 BC में, यानी लगभग 100 साल बाद हुई सेकंड मीटिंग। थर्ड मीटिंग 250 BC में, यहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। और चौथी वाली मीटिंग 98 BC में, यहाँ पर 150 साल से भी ज़्यादा लग गया। तो इन मीटिंग्स को ऐसे मत समझना कि ये हर साल या फिर दूसरे साल हो रही होंगी। पहली मीटिंग राजगृह में हुई थी, सेकंड मीटिंग वैशाली में हुई थी, थर्ड मीटिंग पाटलिपुत्र और चौथी मीटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं, कश्मीर में।
इस दौरान कौन कौन से राजा हुआ करते थे उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो याद रखें, पहली मीटिंग के समय अजातशत्रु राजा थे, दूसरी मीटिंग के समय कालाशोक थे, तीसरी मीटिंग के समय अशोक थे और चौथी मीटिंग के टाइम कनिष्क थे। तो पहली राजगृह, दूसरी वैशाली यानी तीसरा नंबर आ जाएगा, फिर पाटलिपुत्र में हुई, सेकंड नंबर आ जाएगा, और लास्ट में कश्मीर हुई, यानी 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? 1, 3, 2, 4। बी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, चलिए 43 देखिए, मैचिंग कराना है। वारेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन्होंने रिंग फेंस की नीति को लॉन्च किया था। रिंग फेंस की नीति को घेरे की नीति भी बोला जाता है, और ये चीज़ इन्होंने किस लिए की थी? खुद की सुरक्षा के लिए, अंग्रेजी शासन की सुरक्षा के लिए। इनका मानना था कि अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो पड़ोसी देशों की जो सीमा है उसको भी सुरक्षित कर लो, पड़ोसी देशों की बॉर्डर को मजबूत कर लो, तो सेंट्रल वाला रीजन ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि शत्रु तो बाहर से आएंगे। तो यहाँ पे ए का 1 सही मैच है। लॉर्ड वेलेस्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक संधि। सहायक संधि भी लगभग घेरे की नीति से मिलती जुलती है, कुछ हद तक आप बोल सकते हो। वेलेस्ली का मानना था कि जो पड़ोसी शासक हैं, इन पड़ोसी शासक के राज्यों में अपनी सेना बिठाल दो, तो इनकी सेना जब यहाँ पे रहेगी तो इनकी सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी, और इससे जो पड़ोसी राज्य के शासक थे उनको क्या हेल्प मिल रही है? उनकी भी तो सुरक्षा हो रही है। इन्हीं सब टेक्निक से अंग्रेजी हुकूमत के लोग अपने शासन को सुरक्षित रखते थे। लॉर्ड डलहौजी, व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से आप परिचित हैं। लॉर्ड लिटन, फ्राउड रिजर्व की नीति। तो यहाँ पे कोडिंग क्या बनेगी? 1, 2, 4, 3। कौन सा कोड हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 44 देखिए, मध्यकालीन राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग कर चुके हैं। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, 5 डायनेस्टी थी। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, फिर इसके बाद सैयद और लास्ट में लोदी। आपने ये भी सीखा था कि तुगलक वंश का शासनकाल सबसे ज़्यादा था और खिलजी वंश का शासनकाल सबसे छोटा था। ये जो ऑर्डर लिखा है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही लिखा है। पुराने क्वेश्चन में आपने ये भी सीखा था कि स्लेव डायनेस्टी को मामलुक वंश भी बोलता है। तो पहले गुलाम वंश आ जाएगा यानी मामलुक आ जाएगा, उसके बाद खिलजी वंश आ जाएगा, यहाँ पे देखते रहिए, तो 1 हो जाएगा, उसके बाद तुगलक आ जाएंगे, फिर लास्ट में सैयद। दिल्ली सल्तनत पर राज करना 1206 से स्टार्ट होता है स्लेव डायनेस्टी के द्वारा, और लास्ट में लोधी वंश यानी ये 1526 तक रहता है। 1526 के बाद मुगल साम्राज्य आ जाता है, बाबर का काल आ जाता है। तो यहाँ पे 2, 1, 3, 4 हो जाएगा आंसर, यहाँ पे मैच करा लीजिए, 2, 1, 3, 4 बी ऑप्शन करेक्ट है, हो जाएगा। चलिए 45 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को एयर इंडिया में भारत सरकार की 100% इक्विटी शेयर धारकता मिली है? जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना। टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी टाटा के ओनरशिप में काम करती है। ठीक है, चलिए 46 देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है, एजर्सन पढ़िए। पीजेंट अपराइजिंग पर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एविक्शन एंड द मनी लैंडर्स ग्रीडी वेज एंड मीन्स। यहाँ पे कारण बताया गया है कि किसान विद्रोह किस रीजन से होते थे। तो यहाँ पे सही लिखा है, साहूकारों के जो लालची तरीके थे, भूमि की लगान में वृद्धि जो होती थी, इन्हीं सब के खिलाफ विद्रोह होता था। तो पहला पॉइंट तो सही है। कारण में लिखा है, औपनिवेशिक नीतियों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी ने लाखों कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया, और उनके जो ट्रेडिशनल पैट्रॉन होते थे, पारंपरिक संरक्षक और खरीदारों के गायब होने से उनकी परेशानी और बढ़ गई। तो ये परेशानी किसकी बढ़ी? किसानों की थोड़ी ना बढ़ी थी। किसान तो भैया अपना खेत में अनाज उगाता था बस। इस नई औपनिवेशिक नीति से तो शिल्पकारों और कारीगरों को दिक्कत हुई। तो ये अपने आप में दोनों सही लिखे हैं, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे चलें, चलिए 47 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम शब्द अपनाया था? सिकंदर लोदी, किसानों के लाभ के लिए सड़कों का निर्माण कराया था, सिंचाई सुविधाएं प्रोवाइड कराई थी। गाजी सिकंदरी एक पैमाना होता था नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए। इनके दूसरे पक्ष में आपको जजिया के बारे में याद रखना है कि इन्होंने जजिया फिर से लागू करा दिया था गैर मुस्लिम लोगों पर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 देखिए, 48 में आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का स्मारक कहाँ स्थित है? प्रिजनर्स ऑफ वार, याद आ रहा? POWs। जापान में जो युद्ध बंधक थे भारतीय, उन्हीं युद्ध बंधक की ये सेना हुआ करती थी। स्थापनाकर्ता मोहन सिंह थे। मणिपुर करेक्ट आंसर है। जब ये फौज बर्मा होते हुए, म्यांमार होते हुए जब एंटर कर रही थी ना इंडिया में, तो मणिपुर से एंटर की थी। तो मणिपुर की मुख्य भूमि में उन्होंने झंडा फहराया था। इसी उपलक्ष्य में वहाँ पे स्मारक बनाया गया था। ठीक है, चलिए 49 देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आया? अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आप UN देखते हैं, आप IMF देखते हैं, आप WTO का पुराना रूप देखते हैं गेट। विश्व शांति के लिए इन सब संस्थाओं की स्थापना की गई थी। यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़िए, दुनिया भर में सत्य की गतिशीलता का परिवर्तन।
जिसने पूरी दुनिया का पैसा लूटा। तो पैसे के मामले में ब्रिटेन से मजबूत तो कोई था नहीं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन को तो भूत बना दिया था। ब्रिटेन तो भूत बन गए, लेकिन दो महाशक्तियाँ उभर कर आईं, यूएसए और यूएसएसआर। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, गतिशीलता में परिवर्तन। पहला पॉइंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की कमर टूट गई थी और सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश था कौन? यही था। तो ब्रिटेन के ब्रेकडाउन से उन देशों को बहुत हेल्प हुई जहाँ पे, या फिर जिन देशों में अभी भी साम्राज्यवाद की शक्तियाँ मजबूत थीं। साम्राज्यवाद में झगड़े देशों को भी अब मौका दिखने लगा बाहर निकलने का। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में वही लिखा है, वियतनाम और इंडोनेशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वियतनाम और इंडोनेशिया में वो फ्रांसीसी और डच लोग जो आए थे इंडिया में, वो यहाँ पर भी बैठे हुए थे। सेकंड पॉइंट है, पूरे यूरोप में समाजवादी कट्टरपंथी सरकारों की लहर। मैं यहाँ पे रीच कर दे रहा हूँ, इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिए। अ वेव ऑफ सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट अक्रॉस यूरोप। ये भी सही पॉइंट है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50 देखिए। हाल ही में 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किस देश के पत्रकार को दिया गया? 2021 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया मारिया रेसा और दिमित्री मोटारोव को। मारिया रेसा फिलीपींस के हैं और दिमित्री मोटारोव रूस के हैं। इन्होंने राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जो इनके प्रयास थे, उन प्रयासों के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? फिलीपींस और रूस, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए 51 देखिए। गिलोय या गुडुची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो गलत है वो बताना है। तो कोविड-19 कोरोना ने तो बहुत ग्लो पिलाया हम लोगों को, पूरी दुनिया में क्रांति ला दी इस प्लांट ने, इस पौधे ने। इतने लार्जर स्केल पे इस प्लांट ने हेल्प किया। तो भाई इस चीज़ की वाहवाही तो हम लोग को मिलना चाहिए, क्योंकि ये भारत का देसीय प्लांट है, देसीय पौधा है, नेटिव टू इंडिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये और कहीं पाए ही नहीं जाते हैं। आप ट्रॉपिकल जोन में जाएंगे तो ये प्लांट मिल जाएगा, ट्रॉपिकल जोन में होता है। पहला पॉइंट पढ़िए। आयुष मंत्रालय ने इसे उपयोग के लिए सुरक्षित घोषित किया, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हेप्टो प्रोटेक्टिव गुण है, बिल्कुल करेक्ट है। हेप्टो प्रोटेक्टिव का मतलब है कि इस प्लांट में ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो लीवर को डैमेज होने से बचाते हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत का देसीय पौधा नहीं है, तो ये तो गलत लिखा है, ये हमारा नेटिव है, देसीय पौधा है। सी पॉइंट गलत है, गलत पूछा था। डी पॉइंट है, एक बेल है जो अन्य पेड़ों पर लगती है, ये सही है। एक क्लाइंबिंग सिरप होती है, हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से? सी। चलिए 52 देखिए। महाशिला कंटक और रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? महाशिला कंटक तो देखे होंगे आप लोग, हम लोग मूवियों में देखे हैं, फिल्मों में देखे हैं। यह एक बड़ी गुलेल की तरह होती है जिसमें बहुत बड़ा पत्थर रख के फेंका जाता था। और रथ मूसल को हम लोग बाहुबली मूवी में देखें। ये जो हथियार है ये है रथ मूसल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कटिंग ब्लेड्स लगी हुई हैं। सामूहिक हत्या के लिए यूज किया जाता था। भीड़ में लेके घुस जाओ और सबको काट पीट दो। बाहुबली मूवी में भल्लाल देव ने यूज किया था। और दूसरा हथियार है महाशिला कंटक। यहाँ पे बड़ा सा स्टोन रख के फेंका जाता था। इस हथियार का नया रूप आज क्या देख रहे हैं? टैंक देख रहे हैं, डिफेंस टैंक। इन सब हथियारों को अजातशत्रु ने यूज किया था। बिंबिसार का बेटा था, हर्यंक वंश से बिलोंग करते थे। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके 492 BC से 460 BC तक शासन किया मगध पर। 463 BC याद आ रहा? महात्मा बुद्ध साहब की मृत्यु हो गई थी। इनका टाइम फ्रेम देखिए, नहीं कि साथ में जिस ईयर में महात्मा बुद्ध साहब की मृत्यु हुई थी उसी ईयर में पहली बौद्ध काउंसिल भी हुई थी राजगृह में। तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्वेशन लगा रहे हैं? अजातशत्रु के काल में ही महात्मा बुद्ध साहब की मृत्यु हुई और इन्हीं के काल में पहली बौद्ध संगति भी हुई। पूछता है ना पहली बौद्ध संगति में शासक कौन था? हम लोग अजातशत्रु पढ़ते हैं। हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 देखिए। जनजातीय और मूलवासियों की भूमि में कंपनी के नियमों और हस्तक्षेप ने मुख्य भूमि में आदिवासी आंदोलनों को जन्म दिया। जनजातियों और मूलवासियों के पास एक ही संपत्ति होती थी और वो है ज़मीन और जंगल। ज़मीन और जंगल में हस्तक्षेप होगा तो आंदोलन तो होगा, रिवोल्ट तो होगा। दूसरा पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, सिपाही विद्रोह का मूल कारण था। मूल लिखा है यहाँ पर, कैनिंग को याद कर लो थोड़ा। पहले तो इस एक्ट के बारे में देख लीजिए कि इस एक्ट में था क्या। इस एक्ट में ये कहा गया था कि भारतीय सैनिक देश के बाहर युद्ध करने के लिए भी तैयार रहें
भारतीय सैनिकों को भारत के भीतर तो सेवा देनी है, उसके अलावा भारत के बाहर भी आपको सेवा देना पड़ सकता है। देश के बाहर जाने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता था, अगर आप वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन भारतीय समाज में एक मान्यता थी कि वो समुद्र को लांघेंगे नहीं। इस एक्ट ने धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाई। तो 1857 का ये भी एक कारण था, लेकिन यहाँ पे मूल कारण लिखा है, मूल कारण तो नहीं था। ठीक है, हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862, 1857 का रिवोल्ट कब खत्म हुआ था? 1859 में ख़त्म हुआ था। इसका मतलब है लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय थे। 1858 का आपने एक्ट भी पढ़ा होगा। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बना दिया गया था, इसलिए कैनिंग साहब पहले वाइसराय थे। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट गलत है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे चलें, आइए 54 देखिए। दीवान ए अमीर को ही इम्पोर्टेंट संस्था थी, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था। एक बार पीसीएस ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि अमीर को ही क्या है। इस डिपार्टमेंट की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो पहला पॉइंट गलत हो गया। सेकंड पॉइंट पढ़िए, इसे कृषि में खेती के सुधार हेतु स्थापित किया गया था। तो ये तो ठीक है, पहला गलत है, केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 देखिए। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स GMPI, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ पे एक चीज़ सीखिए, ये जो मल्टी डायमेंशन इन्होंने बताए हैं गरीबी के, पॉवर्टी के, ये मल्टी डायमेंशन है क्या? एक गरीब को परिभाषित कैसे करोगे? जिन लोगों के पास बेसिक एम्यूनिटीज़ भी नहीं है, मूल सुख सुविधाएँ भी नहीं है, वो गरीब है। तो ये तो परिभाषा हमारी और आपकी होगी। ये क्या बताते हैं? ये कौन कौन सी डायमेंशन बताते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है? ये हमेशा पूछा जाता है, डायमेंशंस हमेशा पूछे जाते हैं। आपको C याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 इंडिकेटर्स पर ये इंडेक्स बनता है। इन 3 डायमेंशन के साथ साथ आपको 10 इंडिकेटर भी पढ़ना है। इंडिकेटर्स को नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर डायमेंशन से लिंक कर ले जाएंगे। तो UNDP बताता है यदि किसी व्यक्ति के पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी नहीं है तो वो गरीब है। हेल्थ के पैरामीटर अगर बेकार हैं तो वो गरीब है। शिक्षा अगर बहुत बेकार है तो वो गरीब है। ऐसा UNDP बोलता है और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड 7.8, यानी लगभग 8 अरब जनसंख्या है। और UNDP की यह रिपोर्ट बताती है कि 8 अरब लोगों में अभी 1.3 अरब लोग मल्टी डायमेंशनली गरीब हैं। तो ये तो बहुत कंसर्न वाली बात है ना, इतने लोगों के पास ये सब कुछ है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत निचले स्तर का है। हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट पढ़िए, इसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो ये तो गलत है, इसको जारी करने वाली संस्था UNDP है। चलिए, इस रिपोर्ट ने भारत की भी स्थिति बताई है। भारत के लिए कहा गया है कि भारत में जो ST ग्रुप है, ST ग्रुप में 9.4% मल्टी डायमेंशनली गरीब है। अनुसूचित जाति समूह में लगभग 33% मल्टी डायमेंशनली गरीब है। तो ये डेटा भी याद रखना, ठीक है, ST का भी और SC का भी। दूसरा पॉइंट पढ़िए, भारत में अनुसूचित जाति समूह का लगभग 1/3 बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। हम लोगों ने देखा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो गलत हो गया था ना, इस पर सही का निशान लगा दिया, ये गलत है, दूसरा सही है केवल। ठीक है।